सुबोध, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उनका डायबिटीज भी बढ़ गया है। मैं थोड़े दिन वहाँ चली जाती हूँ ताकि माँ को थोड़े दिन संभाल पाऊँ। यहाँ बच्चों को सुनैना देख लेगी। माँ वहाँ अकेली हैं, मुझे जल्दी जाना होगा, माया ने पति सुबोध से कहा। सुबोध बोला, माया, तुम्हारी माँ की तबीयत आए दिन खराब रहने लगी है। तुम कितनी बार सुनैना के जिम्मे बच्चों को छोड़कर जाओगी? इस बार तो माँ भी गुस्सा होंगी और तुम तो जानती ही हो, माँ गुस्सा हो गई तो फिर उन्हें मनाना आसान नहीं है। पिछली बार भी जब तुम मायके अपनी माँ की देखभाल के लिए गई थी तो माँ ने बहुत गुस्सा किया था। वह कह रही थी कि सुनैना माया की देवरानी है, भला वह बार बार माया के बच्चों को क्यों संभालेगी? माया की माँ की अब उम्र हो चली है तो उनका बीमार रहना लाजमी है। इसका मतलब यह तो नहीं बहू बार बार उसकी माँ की देखभाल के लिए मायके चली जाए। माया की माँ को अपने लिए एक आया रख लेनी चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके। यूं मुंह उठाए बार बार बेटी को बुलाना उन्हें शोभा नहीं देता। क्या वह नहीं जानती कि बेटी का अपना घर परिवार है? बेटियां कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती। अब बहू का घर यही है, मगर उसे यहाँ से ज्यादा अपने मायके की परवाह है। तुम्हारी वजह से घर में बवाल हो मैं नहीं चाहता और तुम्हारे जाने से मेरी दिनचर्या भी खराब होती है। सो अलग, माया बोली। सुबोध, तुम तो जानते हो मैं अपने माँ पिता की इकलौती संतान हूँ। अगर ऐसे समय में मैं भी माँ के पास न जाऊंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा? कहते हुए रो पड़ी माया। माया अपने पिता शिवदयाल जी और माँ दमयंती जी की इकलौती संतान थी। शिवदयाल जी का हार्ट अटैक आने की वजह से अभी 6 महीने पहले ही निधन हो चुका था। शिवदयाल जी के जाने के बाद दमयंती जी अकेली रह गई थीं घर में। शिवदयाल जी थे तो दमयंती जी की देखभाल कर लिया करते थे, मगर शिवदयाल जी के परलोक सिधारने के बाद 1 साल से दमयंती जी ज्यादा बीमार रहने लगी थीं। माया हर महीने मायके आती और माँ के पास 4-5 दिन गुजार कर जाती ताकि माँ की देखभाल भी कर सके और माँ का अकेलापन भी दूर कर सके। पिछले महीने जब माया मायके गई थी तो दमयंती जी माया से बोली, बेटा, तेरी सास कहीं तेरे बार बार मायके आने से नाराज ना हो जाए। तू मेरी वजह से परेशान मत हुआ कर और यूं हर महीने मायके मत आया कर। अब यह बची खुची जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तेरा भी भरा पूरा परिवार है, तेरी ससुराल की जिम्मेदारियां मैं भली भांति जानती हूँ। तू मेरे पीछे वक्त ना जाया कर। माया बोली, माँ, ससुराल में जिम्मेदारियां हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं मायके का फर्ज भूल जाऊं। आपने मुझे इतने सालों पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज मैं मेरा परिवार बखूबी संभाल पाती हूँ। आप मेरी जन्मदाता हो माँ, आप तो मेरे लिए सर्वोपरि हो और अब जब बुढ़ापे में आपको मेरी जरूरत सबसे ज्यादा है तब मैं अपने फर्ज से कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ? दमयंती जी ने भी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक दिए थे और वह भी भली भांति जानती थी कि अब इस उम्र में माया ही उनका सहारा है। आज फोन पर दमयंती जी की आवाज भी बराबर नहीं निकल पा रही थी, उन्हें चक्कर आ रहे थे। माया हर रोज सुबह शाम एक फोन अपनी माँ को करती थी ताकि माँ का हाल चाल जान सके, लेकिन आज दमयंती जी जब फोन पर बराबर उत्तर नहीं दे पाई तो माया समझ गई कि माँ की तबीयत ज़्यादा खराब है। इसलिए माया मायके जाना चाहती थी, मगर हर बार अपने बच्चों को छोड़कर जाने से पहले उसे अपनी देवरानी सुनैना को सब कुछ बताना होता था। और सास कौशल्या जी
और पति सुबोध से मायके जाने की अनुमति लेनी होती थी। आज भी जब माया ने देवरानी सुनैना को माँ की तबीयत के बारे में बताया तो सुनैना बोली, भाभी आप बेफिक्र होकर जाओ, आपकी माँ वहाँ अकेली है, यहाँ तो मैं और मांझी दोनों हैं और बच्चों को भी मैं संभाल लूँगी। ऐसे समय पर घर के लोग ही तो काम आते हैं। सुनैना के यह शब्द हर बार माया को तसल्ली दे जाते और वह यहाँ की चिंता छोड़ मायके जा पाती थी। सास कौशल्या जी से माया को ज़्यादा उम्मीद न थी। कौशल्या जी तो पिछली बार भी माया के मायके जाने के नाम पर सुनकर बोली थी, बहू मायके में माँ के मोह में, यहाँ पति और अपने ससुराल वालों को मत भूल जाना, बार बार मायके जाना शोभा नहीं देता। और माया के मायके जाने के बाद सुबोध को माया के लिए 10 बातें सुना दी थी और सुबोध को माया के खिलाफ इतना भड़का दिया था कि सुबोध भी अब की बार माया को मायके जाने नहीं देना चाहता था। यही वजह थी कि इस बार माया को मायके जाने में डर लग रहा था, लेकिन रह रह कर माया को अपनी माँ की याद आ रही थी। माया के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माया ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर सास कौशल्या जी से बात करने की सोची। माया बोली, मांझी माँ की तबीयत बहुत खराब है, माँ अकेले कैसे सब कुछ मैनेज करेंगी, तो मैं माँ के पास हो आती हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊँगी। कौशल्या जी को यह बात सुनते ही गुस्सा आ गया। कौशल्या जी झुंझलाते हुए बोली, तुम दोनों माँ बेटी ने हर महीने का ड्रामा लगा रखा है। हर महीने तुम्हारी माँ कैसे बीमार पड़ जाती हैं, बेटी को बुलाने का अच्छा बहाना खोजा है हर महीने। कहीं मायके जाकर आराम करने का यह नया तरीका तो नहीं ढूंढ लिया तुम माँ बेटी ने। माया यह सुनकर रोते हुए बोली, मांझी मेरी माँ क्यों नाटक करेगी और मैं काम से बचने के लिए ऐसा बहाना क्यों बनाऊंगी। मांझी आप तो अच्छे से जानती हैं मैं कभी काम से जी नहीं चुराती। आप एक काम बोलती हैं तो मैं 10 काम कर देती हूँ और मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं झूठ बोलकर काम से जी चुराऊं, मगर मेरी माँ को सचमुच मेरी जरूरत है। कौशल्या जी बोली, बहू यह रोने का ड्रामा तुम अपनी माँ के पास ही करो। हर बार यह मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम मायके चली जाती हो। इस बार कान खोलकर सुन लो, तुम्हें मायके जाना है ना तो अंतिम बार अनुमति दे देती हूँ, मगर अब अगली बार न देने वाली, इसलिए इस बार ही सब काम निपटाकर आना। अगर तुम्हारी माँ इतनी ही बीमार रहती है तो उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दो, ताकि तुम्हारी हर महीने की समस्या खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ हर बार यह नाटक नहीं चलेगा। माया बोली, जी मांझी इस बार क्या करना है यह मैं देख लूंगी। माया ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और अपने मायके चल दी। माया का मायका ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था। रास्ते में माया के कानों में कौशल्या जी का एक से एक शब्द गूंज रहा था और वह सोचने लगी, कितना आसान है सासू माँ के लिए यह कहना कि अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दो, मगर भला मेरे जिंदा होते हुए मेरी माँ वृद्धा आश्रम क्यों जाएंगी। मैं मेरी माँ को अपने साथ क्यों नहीं रख सकती। क्या बेटी का अपने माँ बाप के प्रति कोई फर्ज नहीं। शादी हो गई तो मतलब वह मायका भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए। उतने में बस कंडक्टर की आवाज़ माया के कानों में गूंजी। माया के मायके का शहर आ चुका था। अब माया मायके पहुंची तो देखा माँ सोई हुई थी, बिल्कुल निढाल सी, अकेली। माया बोली, माँ तुमने दवाई खाई। दमयंती जी माया को देखकर जान में जान आ गई। दमयंती जी बोली, बेटा कब से राह देख रही थी तुम्हारी। माया बोली, हाँ माँ मैं भी जल्दी ही आना चाहती थी, मगर आप तो जानती हैं ससुराल की जिम्मेदारियाँ खत्म ही नहीं होती। चलिए हम डॉक्टर के पास जाकर आते हैं।
कहकर माया दमयंती जी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद माया से कहा, दमयंती जी का अकेले रहना अब ठीक नहीं है। माया, इनका ब्लड प्रेशर इस बार इतना बढ़ गया था कि इन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता था। तुम्हें इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब कोई भी एक इंसान इनके आसपास होना अति आवश्यक है ताकि वह इनका ध्यान रख सके। माया घर आकर मंदिर में बैठकर बोली, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहा है तू? कैसे दो राहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ मैं। एक तरफ ससुराल की बेड़ियां और दूसरी तरफ मेरी जन्मदाता मेरी माँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ माया के आगे सुबोध और सास कौशल्या जी की कड़वी बातें थीं और दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ। माया ने सोच लिया था उसे क्या करना है। अगर ऐसे ही हालातों में उसे किसी एक को चुनना पड़ा तो वह क्या करेगी। मायके आए माया को अभी 3 दिन हुए ही थे कि सुबोध का फोन आ गया। वह बोला, माया, तुम 3 दिन बोलकर गई थी और आज 3 दिन हो गए। तुम कब वापस आ रही हो? यहाँ माँ गुस्सा कर रही हैं। माँ कह रही थी कि इस बार तुम कोई बड़ा फैसला लेकर ही लौटोगी ताकि हम सभी को हर महीने की तकलीफ से छुटकारा मिले। माया बोली, सुबोध, माँ का ब्लड प्रेशर इस बार बहुत बढ़ गया था। अब माँ को अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं मेरी माँ को अपने साथ वहाँ लेकर आ रही हूँ ताकि मैं ससुराल की जिम्मेदारियां भी निभा पाऊं और अपनी माँ का ध्यान भी रख पाऊं। सुबोध बोला, कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो तुम? माया, तुमने मेरी माँ की अनुमति ले ली क्या जो तुम अपनी माँ को यहाँ ला रही हो? माँ को पता चला तो वह और गुस्सा हो जाएंगी। माया बोली, सुबोध, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी को जो बोलना है बोलने दो, मगर इस बार मेरा यह आखिरी फैसला है। कौशल्या जी बेटे का सारा वार्तालाप सुन चुकी थीं। उन्होंने सुबोध से फोन मांगा। सुबोध ने फोन कौशल्या जी को पकड़ा दिया तो कौशल्या जी बोली, बहू, अपनी माँ को यहाँ लाना चाहती हो तुम जानती भी हो समाज क्या कहेगा। हमारी बदनामी होगी सो अलग। भला लड़की की माँ उसके भरे पूरे ससुराल में कैसे रह सकती है। मुझे लगा था तुम समझदार हो, अपनी माँ के हित के लिए कोई ऐसा फैसला लोगी जिससे तुम्हारे ससुराल में भी कोई परेशानी ना आए और तुम्हारी माँ का भी जीवन सुखमय बना रहे। मगर तुम तो अपनी माँ को यहाँ लाने की बात कर रही हो। पहले से यहाँ हम इतने लोग हैं और भला बेटियों की माएँ ससुराल में शोभा देती हैं क्या? आज माया चुप रहने वाली नहीं थी। माया बोली, हाँ माँ जी, शादीशुदा बेटी मायके में अपनी माँ की सेवा करते शोभा नहीं देती। बेटी की माँ अकेली बीमार होने के बावजूद वह बेटी के ससुराल में शोभा नहीं देती तो शोभा देता क्या है, वह भी बता दीजिए। माया बोली, माँ जी, जब 2 बहुएं अलग अलग परिवार से होने के बावजूद भी एक ही घर में रह सकती हैं तो 2 माएँ क्यों नहीं? मैं जितना सह रही हूँ उतना आपने मुझे कठपुतली बनाकर रख दिया है। मेरी अपनी माँ की खराब तबीयत होने के बावजूद मुझे हर पल आपसे और सुबोध से अनुमति लेनी पड़ती है और आप अनुमति देती हैं तब कहीं जाकर मुझे मायके आने को मिलता है। मैं भी इन बेड़ियों से आज़ाद होना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी माँ के प्रति मेरे अधूरे फर्ज को निभा पाऊँ। माँ जी, एक माता पिता बड़े अरमानों से अपनी बेटी का हाथ एक लड़के के हाथ में सौंपते हैं। वह चाहते हैं कि उसे वह लड़का और उसके घरवाले बहुत प्यार दें
ताकि उसे कभी मायके की याद न सताए। मगर वे बेचारे कहाँ जानते हैं कि ससुराल वाले उनकी बेटी को पल पल का मोहताज बना देते हैं। मायके आने पर ही रोक टोक लगा देते हैं। ऐसे हक जताते हैं जैसे वह उनकी बेटी नहीं कोई वस्तु हो जिसे वह खरीद कर लाए हों, और अब बहू को वही सब कुछ करना होगा जो वह चाहते हैं। बहू की अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं सभी के परे बस उस पर अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। चाहे बहू की इच्छा हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें तो बस छाती ठोकर हक जमाना आता है कि हम ससुराल वाले हैं। यह जवाब सुनकर कौशल्या जी के होंठ सिल गए। वह कुछ बोलती उससे पहले माया बोली, और अगर आपको अब भी एतराज है तो मैं मेरी माँ की सेवा करने के लिए हमेशा के लिए यहीं मायके में रह जाती हूँ और मेरे बच्चों को भी यहीं ले आती हूँ ताकि आप लोगों को बच्चों का भी टेंशन ना हो। कौशल्या जी बोली, पागल मत बनो माया, सुबोध का क्या होगा? क्या मैं इसी दिन के लिए तुमको बहू बनाकर लाई थी ताकि आगे जाकर तुम मेरे बेटे को ही अकेला कर दो? माया बोली, जो पति मेरी माँ और उनकी माँ में फर्क समझता हो, ऐसे पति के साथ रहकर क्या फायदा? जब एक बेटी बहू बनती है तो वह अपने फर्ज बखूबी निभाती है, मगर जब एक बेटा दामाद बनता है तो क्या उसका कोई फर्ज नहीं? सिर्फ अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाना, क्या यही बेटे का फर्ज होता है? क्या सुबोध की आंखों पर पट्टी लगी है? क्या वह सही गलत नहीं देख सकता है? इतने सालों से अगर सुबोध अब तक मेरी भावनाएं नहीं समझ सकते तो मैं भला क्यों उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं भी थक गई हूँ सभी के इशारों पर नाचते हुए। अब मुझसे यह सब और नहीं हो पाएगा। फोन स्पीकर पर था। सुबोध भी सब सुन चुका था। सुबोध बोला, माया तुम कल ही अपनी माँ को लेकर आ जाओ, अभी उन्हें हमारी ज़रूरत है। बाकी सारा इंतजाम मैं करवा दूंगा। मुझे माफ़ कर दो माया, तुम्हारी माँ ने मुझे हमेशा अपने बेटे जैसा मान सम्मान और प्यार दिया, मगर मैंने अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हारी माँ का हमेशा अपमान किया। मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी माँ और मेरी माँ में मैं कोई फर्क नहीं समझूंगा। माया दूसरे दिन अपनी माँ को लेकर अपने ससुराल पहुंची। वहां जाकर देखा तो सुबोध ने बगल वाला कमरा माँ के रहने के लिए साफ करवा दिया था। माया को पहली बार आज खुशी हुई थी कि सुबोध ने माया की माँ के लिए कुछ तो किया। माया माँ को कमरे में बैठाकर ससुराल की जिम्मेदारियों में लग गई और माँ का भी समय समय पर आकर ध्यान रखने लगी। कितनी सुहानी सुबह थी वह, जब माया अपने मायके के फर्ज और ससुराल की जिम्मेदारियां दोनों साथ में निभा रही थी। दोस्तों, एक औरत आखिर चाहती ही क्या है? बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से परे वह तो बस इतना ही चाहती है कि वह ससुराल की जिम्मेदारियों के साथ साथ मायके का फर्ज भी निभा सके और उसका पति और ससुराल वाले उसके इस फैसले पर हमेशा उसका साथ दें। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।